तो दोस्तों राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लेवल 1 और लेवल 2 की विस्तृत विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा वो जारी कर दी। और इस विज्ञप्ति में इस भर्ती को लेकर टोटल जानकारी वो दी गई है। हालांकि इस विज्ञप्ति को समझना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस वीडियो में इस विज्ञप्ति या इस भर्ती को लेकर 20 ऐसी खास बातें आपको बताने वाला हूं। और मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद इस भर्ती को लेके या फिर इस विज्ञप्ति को लेके आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल वो खड़ा नहीं होगा, कोई भी डाउट हो वो नहीं रहने वाला है। और इस वीडियो में हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस है, अंक विभाजन है, आवेदन प्रोसेस है, दस्तावेज है, यानी ए से लेके जेड तक बात करने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। आप वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के लेवल 1 और लेवल 2 की शॉर्ट विज्ञप्ति है वो 14 दिसंबर को जारी की थी और 16 दिसंबर को देर शाम तक इसकी विस्तृत विज्ञप्ति है वो जारी कर दी। अब जैसे भैया ये विस्तृत विज्ञप्ति आई तो काफी सारे ऐसे हमारे गुरुजन साथी हैं जिनका अपना YouTube चैनल, तो अपनी वीडियो के माध्यम से इस विज्ञप्ति को लेके या फिर इस भर्ती को लेके आपको वो समझा रहे हैं और तकरीबन 1 से लेके 2 घंटे की वीडियो वो बना रहे हैं। अब यार एक छोटी सी बात जानने के लिए आपको 2 घंटे का समय है वो खराब करना पड़ता है, लेकिन भैया हमारी वीडियो में ऐसा नहीं है। तकरीबन 15 और 20 मिनट में आपके सारे ही डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले इस भर्ती की कुछ बेसिक जानकारी आपको बताता हूं, क्योंकि यार वो भी तो हमें जानना जरूरी है। बात करते हैं पोस्ट की। तो देखिए यहां पे लेवल 2 की टोटल पोस्ट है 27,000 और लेवल 1 की टोटल पोस्ट है 21,000। कुल मिला के बात है कि इस भर्ती की जो टोटल पोस्ट है वो है 48,000 और 48,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो 21 दिसंबर 2022 से लेके 19 जनवरी 2022 तक वो भरे जाएंगे। यानी आवेदन फॉर्म के लिए आपको 1 महीना है वो भी पूरा नहीं मिला। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो भैया ये जो एग्जाम है वो 25 से लेके 28 फरवरी 2023 के बीच में वो होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रिट के अंकों की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं वो ये जानना चाहते हैं। हालांकि सभी के सामने ये समस्या नहीं है, कुछ ही के सामने ये समस्या है कि भैया रिट की क्वालिफिकेशन है या कितने प्रतिशत हैं वो रहने वाले हैं या रहे हैं, जिसके आधार पर हम क्वालिफाई हुए हैं या होने वाले हैं या हो चुके हैं। ठीक है, किसी तरह से सवाल को आप घुमा लो तो वो आपको मैं पहले वो बता देता हूं। देखिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, टीएसपी प्लस नॉन टीएसपी एरिया से हैं, उनको रिट के अंदर 60% अंक चाहिए। ठीक है, हालांकि इस बारे में पहले भी है, विभाग ने जानकारी दी थी। एसटी टीएसपी एरिया है उनको 36%, एसटी नॉन टीएसपी से हैं 55%, एससी ओबीसी एमबीसी डब्ल्यूएससी हैं उनको 55%, विधवा तलाकशुदा और भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 50%, और जो विकलांग हैं उनको 40% और शहरी हैं उनको 36% अंक लाना रिट में अनिवार्य है। ठीक है, शायद आप समझ गए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले फीस की बात करते हैं कि यानी जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो कितनी फीस है यहाँ पे रखी गई। और वैसे आप सबको पता है कि आप जिस हिसाब से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हो हर बार किसी एग्जाम का, तो फीस तकरीबन यहाँ पे सेम ही है वो रखी गई है। अगर अपन यहाँ पे जनरल कैटेगरी और ओबीसी क्रिमिलियर की बात करें तो 450 रुपये है, और यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए यहाँ पे 350 रखी गई है, एससी एसटी के लिए 250 रुपये है वो रखी गई है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए भी 250 है। और इसके अलावा जो राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तो भैया वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे 450 रुपये की राशि है वो रखी गई है। तो आवेदन फीस तो ये, और आवेदन जो फीस है जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन ही आपको जमा करवानी है। कैसे करवानी है आगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब यहाँ पे इस भर्ती या फिर इस विज्ञप्ति को लेके खास बातें वो आपको बताता हूं। और दोस्तों यहाँ पे पहली खास बात ये कि देखिए ये जो भर्ती होने जा रही है इसकी राज्य स्तरीय मेरिट है वो निकलने वाली, यानी ऑल ओवर राजस्थान की केवल एक ही मेरिट है वो निकलने वाली। अब खास बात यह है कि यहाँ पे जिले का तो देखिए वैसे कोई लफड़ा नहीं होगा, लेकिन जिले के अंदर आपको वरीयता सूची में है वो आना पड़ेगा।
और वरीयता सूची में आ जाता है तो यहाँ पे देखिए राज्य स्तरीय एक ही मेरिट बनने वाली है। तो भैया इस तरह से यहाँ पे मेरिट का ये सिस्टम होने वाला है। अब यहाँ पे खास बात ये है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये कंफ्यूज है कि सर यहाँ पे कम से कम जो पास मार्किंग है वो कितने प्रतिशत है वो रखेंगे। तो भैया ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, क्योंकि जैसे और भर्तियों में रखा जाता है या और एग्जाम में रखा जाता है कि भैया आपको 40% लाने अनिवार्य होंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बस आप पास हो जाओ, आपको नौकरी है वो मिल जाएगी। बस यहाँ पे जो पास मार्किंग का जो क्राइटेरिया वो पूरी तरह से हटा दिया है, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान की एक मेरिट है वो निकलती है। अब यहाँ पे एक और खास बात आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरो तो भैया बड़ा ही सोच समझ के आपको अपने जिलों का चयन करना है, क्योंकि आपको क्रमबद्ध तरीके से अपनी चॉइस के हिसाब से अपने राजस्थान के जितने भी जिले हैं सभी को आपकी चॉइस है वो भरनी है। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं वो सोचेंगे कि यार बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में तो टोटल पोस्ट इतनी बहुत ज्यादा है, 1000-1500 है, तो चलिए मैं वहीं पे आवेदन कर देता हूं। यार 12 जिले में तो केवल 2 ही पोस्ट हैं। नहीं, यहाँ पे तो यार को मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही पोस्ट है भैया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 पोस्ट हैं और वहां पर भी आवेदन करते हो और वरीयता सूची में आ जाते हो तो भी भैया आपका सिलेक्शन हो जाता है। पोस्ट का यहां पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर एक और खास बात है, जब भी आप आवेदन करो तो भैया सोच समझ के करना। कैसे जिलों का चयन है, सोच समझ के करना। जैसे वो टीएसपी, नॉन टीएसपी हैं, प्रतिबंधित जो जिले हैं उस हिसाब से दिमाग लगाना है। देखिए, कुछ जिले ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए वहां पे आपके सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट में आप आ जाते हो, तो ये आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो प्रतिबंधित जिलों में आप सोच समझ के आवेदन करना। इसके अलावा यहां पे देखिए जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर भी देखिए केवल वही आवेदक हैं, आवेदन कर सकते हैं जो उसी स्थान के मूल निवासी हैं। ऐसा नहीं जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से है और वो जहां के अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों के अंदर है भैया, एरिया के अंदर आवेदन कर दे तो भैया आपका नंबर नहीं आएगा। सोच समझ के करना। अब भैया यहाँ पे अनुसूचित और गैर अनुसूचित और प्रतिबंधित जिले उनके बारे में आपको नहीं पता है तो यार अपना गूगल बाबा बैठा है, सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से अपने राजस्थान में। और फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आने वाली वीडियो के अंदर इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अब जब भी मान लीजिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरो और जिलों की चॉइस भरो तो भैया देखिए जो विस्तृत विज्ञप्ति है इसके अंदर देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज के अनुसार यहां पे पोस्ट है वो दी गई। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो विज्ञापन है या फिर नोटिफिकेशन कहां से और कैसे आप डाउनलोड है वो कर सकते हो, लास्ट में आपको बताऊंगा और भी इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बताऊंगा। तो यहां पे देखिए एक खाली पेज आप ले लेना, ठीक है, और खाली पेज में चॉइस के अनुसार कि भैया पहले मुझे ये जिला भरना है और बाद में मुझे ये भरना है, उसके बाद ये भरना है और उसके बाद ये भरना है। एक क्रमबद्ध तरीके से है आपको व्यवस्थित कर लेना है, क्योंकि जब आप आवेदन फॉर्म भरने जाओगे और उस समय भैया नहीं यार इसमें भर दो, नहीं इसमें भर दो तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी बात एक ये भी है, देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, केवल और केवल आप खुद को ही भरना है, किसी दूसरे साथी से नहीं भरवाना है। कैसे? कई बार साथी ऐसे होते हैं ये सोच रहे हैं कि यार तू तेरा फॉर्म भर के आ रहा है, चल ये मेरे डॉक्यूमेंट रहे और मेरा भी तू भर के आ जा। तो भैया उसने इस तरह से गलत सलत जानकारी भर दी, आपको बड़ी परेशानी आ सकती है। तो आवेदन फॉर्म है आपको खुद ही जाके भरना है। अब आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, आप अपने मोबाइल से, घर के पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर से आप भर सकते हो। अब ये कहेंगे यार हमें तो आवेदन फॉर्म भरना नहीं आता, हमें तो इस बात की जानकारी नहीं। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, आपको किसी ने व्हाट्सएप चलाना सिखाया था? आपको किसी ने फेसबुक है वो चलाना सिखाया था? नहीं ना। तो भैया इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप भी जानते हो कि भैया जो इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है वही तो भरनी आवेदन फॉर्म में, और फिर भी नहीं पता तो भैया हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जानकारी है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है वो लिंक, अपडेट है वो कर दिया जाएगा, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जब भी आप आवेदन फॉर्म भरने जाओ तो अपने सारे दो दस्तावेज हैं वो डॉक्यूमेंट है आपको साथ में है वो लेकर जाना, किसी दूसरे पे आपको कतई विश्वास है वो नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब यहां पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। बहुत सारा ऐसे साथियों के सामने ये सवाल है कि जो डॉक्यूमेंट है
उसकी लास्ट डेट कितनी होनी चाहिए, यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो कब तक वो बने होने चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए आपकी जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी योग्यता है और जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आ गया, आय प्रमाण पत्र आ गया, मूल निवास प्रमाण पत्र आ गया, तो आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, हालांकि फिलहाल तो यहां पे देखिए 19 जनवरी 2023 है, अगर आगे बढ़ा दी जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी योग्यता है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। अब काफी सारे ऐसे हमारे साथी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम तो फाइनल ईयर में हैं, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो भैया देखिए, रिजल्ट आना जरूरी है, आपके पास वो योग्यता उस डेट से पहले पहले होना जरूरी है। और वैसे भी अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का है रिजल्ट नहीं आया है, तो आवेदन से पहले पहले वो आ जाएगा, नो टेंशन, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी पर है वो अभी दबाव है वो लगने वाला, रिजल्ट आ जाएगा, नो टेंशन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए जो शादीशुदा है। और भैया इनको मैं फिर से बोल रहा हूं कि देखिए अपना घर का काम छोड़ के बिल्कुल तसल्ली से आपको आवेदन करना है अगर आप रिट क्वालिफाई हो चुकी हो। अब यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट को लेके इनको 2-4 सवाल हैं कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ का बना होना चाहिए। तो पहली बात तो यह कि देखिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पिता के नाम से ही मान्य होगा। आपका जो मूल जन्म स्थान था और जहां के आपके पिता का मूल स्थान है और आय प्रमाण पत्र जहां के नाम से बना हुआ है, उस आधार पे जाति प्रमाण पत्र वो बना हुआ था। तो केवल पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र यहां पे चलने वाला, पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र वो नहीं चलने वाला। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपके ही स्टेट का जाति प्रमाण पत्र है वो चलने वाला। अगर मूल निवास की बात करें तो मूल निवास देखिए शादी होने के बाद पति का नाम का मूल निवास है वो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी कई तरह के सवाल हैं दोस्तों के सामने आ रहे हैं। ये सवाल है कि हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब तक वो मान्य होगा। तो यहाँ पे देखिए जो SC और ST का सर्टिफिकेट है उसकी जो वैधता होती है वो आजीवन होती है, लाइफ टाइम होती है अपने राजस्थान में। जो OBC क्रिमिलेयर के अंदर आते हैं उनकी वैधता 1 साल के लिए होती है और जो OBC नॉन क्रिमिलेयर के अंदर आते हैं उसकी जो वैधता है वो 3 साल की होती है, लेकिन उनको हर साल है शपथ पत्र है वो देना है वो पड़ता है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे कहना चाहूंगा देखिए अगर आपके पास अभी समय है और आपको लगता है कि अगले 1-2 दिन में या आवेदन डेट से पहले पहले हमारा सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, तो आप दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया डेट का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना, लास्ट डेट से पहले पहले का आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र हो या फिर आय प्रमाण पत्र हो, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक सवाल है एडिशनल सब्जेक्ट का। बहुत सारे दोस्त ये जानना चाहते हैं क्या एडिशनल सब्जेक्ट वाले इसके लिए पात्र हैं या विभाग ने इसके लिए मान्यता दी है, नहीं है। तो भैया जो विज्ञप्ति जारी की गई इसके अंदर एडिशनल सब्जेक्ट का किसी प्रकार का कोई जिक्र है वो नहीं किया गया है कि इनको पात्र किया गया है या फिर नहीं किया गया है, कोई जानकारी नहीं। लेकिन यहां पर एक जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए विज्ञप्ति में इतना जरूर कहा गया है कि 12वीं के समकक्ष या फिर स्नातक के समकक्ष। तो अगर यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें, मान लीजिए आपके पास अंग्रेजी है या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, आप 2 विषय के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और एक आपका एडिशनल है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है, लेकिन फिर भी पूर्ण जानकारी नहीं है। यहाँ पे एक बार अपन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से है RTI के तहत है, इसकी जानकारी वो मांग लेंगे और आप भी इसके लिए है वो प्रोसेस है वो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि ये इनको अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन मेरी राय में आपको कहना चाहूंगा अगर आपके एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी आपको आवेदन करना चाहिए। बाद में कोई लफड़ा होता है तो बाद में देखा जाएगा, कोर्ट है वो चले जाएंगे, लड़ लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, लेकिन भैया अपनी नौकरी है वो लेकर आ जाएंगे, नो टेंशन। एडिशनल सब्जेक्ट वाले हैं उनको आवेदन करना है। और जो कॉमर्स वाले हैं तो भैया वो यहां पे देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते स्नातक में एक विषय है जो आपके कॉमर्स में है वो स्नातक में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक और सबसे बड़ी खास बात, जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो आवेदन फॉर्म के समय आपको अपने जो रिट के रोल नंबर हैं वो आपको डालने पड़ेंगे और जैसे ही रिट के नंबर आप डालोगे तो आपका आवेदन फॉर्म ओपन होगा, यानी आपकी जो भी डिटेल है वो रिट के फॉर्म से उठकर आने वाली है, उसके बाद ही आगे आवेदन फॉर्म वो भरा जाएगा। लेकिन यहां पर खास बात ये, यदि आपके रिट के सर्टिफिकेट में आपका डाटा गलत है, जैसे आपका नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग DOB है, कैटेगरी यदि गलत है,
तो भैया सबसे पहले रिट के सर्टिफिकेट में अपडेट है वो करवा लीजिएगा, और अपडेट करवाने के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जाना पड़ेगा, व्यक्तिगत जाना पड़ेगा। तो आवेदन करने से पहले पहले भैया अपना सर्टिफिकेट में अपडेट करवा लीजिएगा। वहां पे अभी अपडेट चल रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, अपडेट हो जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो अपने उप निदेशक महोदय हैं मेघाराम तोलानी साहेब जी हैं, तो उनका हमारा नाम ले लीजिएगा कि सर अपन राजगुरु जी की तरफ से हैं, तो हमारा ये काम है वो जल्दी से करवा दीजिएगा, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो तुरंत आप मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क कीजिएगा, और मैं खुद चल के तोलानी साहेब जी को है वो कॉल कर दूंगा आपके लिए, तो आपकी समस्या का समाधान वो जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। तो रिट का सर्टिफिकेट से ही आवेदन फॉर्म है वो भरने वाला है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए एक और खास बात, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरो तो भैया आपको अपने खुद के ही मोबाइल नंबर और अपने खुद की ही मेल आईडी डालनी है, क्योंकि अब आप नौकरी के लिए जा रहे हो। अब देखिए यहां पे गलती कौन करते हैं, हमारी यहां जो महिलाएं हैं, है ना, जो लड़कियां हैं वो गलती करते हैं, और कई बार लड़के भी हैं ये गलती कर देते हैं कि वो अपने परिवार के किसी भी दूसरे मेंबर का या फिर अपने कोई दोस्त का या फिर कोई फ्रेंड का मोबाइल नंबर है आवेदन फॉर्म में है चिपका देते हैं। तो भैया ये बिल्कुल गलत है, मत करना ऐसा, क्योंकि आप समझदार हो। जब भी मान लीजिए आगे आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है और विभाग के द्वारा कोई भी सूचना भेजी जाती है तो आपकी पर्सनल मेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे ही भेजी जाती है, तो दूसरे का मोबाइल नंबर आपको कतई नहीं लगाना है, ओटीपी वगैरह वगैरह उसी पे आने वाली है। और मेल आईडी एक शानदार एक यूनिक मेल आईडी आपको बनाना है, ठीक है। अगर पहले आपने बना ली है तो अच्छी बात है, नहीं बनाई है यूनिक, यूनिक से मतलब है जितनी आपकी छोटी मेल होगी उतना ही याद करना आसान होगा। अब बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त लंबी लंबी मेल आईडी, उसमें गांव का भी नाम लिख रहे हैं, अपना भी नाम लिख रहे हैं, तो याद नहीं रहती है, ठीक है ना, समझ रहे हो, शॉर्ट तरीके से होना चाहिए। चलिए अब यहां पे बात करते हैं भैया एप्लीकेशन की। देखिए जब भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो फाइनल सबमिट करने से पहले उसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, उसमें आप अपनी डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको डिटेल है वो चेक करनी है, उसके बाद ही आपको फाइनल लॉक करना है। एक बार लॉक होने के बाद भैया डाटा में अपडेट नहीं होगा, हालांकि बोर्ड के द्वारा बाद में अपडेट करने का आपको मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी गलती आप क्यों कर रहे हो, पहले उसका प्रीव्यू है वो देख लीजिएगा। प्रीव्यू देखने के बाद जब फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसके बाद एक एप्लीकेशन आईडी नंबर जनरेट होता है। अगर वो एप्लीकेशन नंबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो 100% है वो भर गया, ठीक है। और जब तक एप्लीकेशन नंबर नहीं आएंगे मतलब यही है कि फॉर्म नहीं भरा गया है। तो एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना जरूरी है और इसे सुरक्षित भी आपको है वो रखना है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पे 2% का कोटा वो दिया जाएगा, बशर्ते आपके पास है सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 12.5% का कोटा दिया जाएगा और विकलांग को 1% का कोटा वो दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए खास जानकारी बता रहा हूं। देखिए आपका ये जो कोटा है तभी लागू होगा, मान लीजिए आप भूतपूर्व सैनिक हैं और डायरेक्ट केवल इसी भर्ती के लिए आवेदन करे हैं और क्राइटेरिया में आप आ गए तो आपको मिलने वाला। ऐसा नहीं कि आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं और अपने राजस्थान के किसी डिपार्टमेंट पे आप नौकरी लग गए हैं और फिर से आप भूतपूर्व सैनिक को आधार मानते हुए या फिर मानते हुए आप आवेदन कर रहे हो कि भैया मुझे तो भूतपूर्व सैनिक का कोटा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के तहत अपने राजस्थान में नौकरी लग चुके हो, तो उसी आधार पर यहां पे आपको आरक्षण मिलने वाला है, भूतपूर्व सैनिक का नहीं मिलेगा, याद रखना। और जब भी आप आवेदन करो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है जब भी, तो एनओसी है और संबंधित सेवानिवृत्त या रिटायर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके अलावा भैया ये बातें मैंने बता दी। वेतन की बात करें तो भैया यहाँ पे देखिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, जहां पर आपको 23,700 रुपए हैं पर मंथ वो मिलने वाले हैं। कटके वगैरह वगैरह जो भी कटने वाले वो ये अलग बात है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के पे कमीशन के आधार पर भैया आपका वेतन है वो मिलने वाला है। अब आपको 7वां वेतन आयोग के बारे में नहीं पता है, लेवल पे 10 के बारे में नहीं पता, तो काफी सारी वीडियो पड़ी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे आयु की बात करें तो 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 40 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, और आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर वो की जाएगी। कहने का मतलब 1 जनवरी 2024 तक
आपकी उम्र 40 साल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, मान अपने राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 2018 में 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती हुई थी। ठीक है, और उस समय आपकी जो आयु है इस नियमों के अनुसार सही थी। ठीक है, यानी 40 साल थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा 38 साल थी या फिर 37 साल थी, तो इस भर्ती में आपको 3 साल की छूट मिलने वाली, मैक्सिमम 3 साल की छूट है वो मिलेगी, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। ये बात भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर जो सैनिक हैं उनको अधिकतम 50 साल की छूट है वो दी जाएगी। 50 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक और बात, आवेदन फॉर्म की फोटो को लेकर के, देखिए फोटो आपकी खुद की होनी चाहिए, ये बात सबको पता है, लेकिन फोटो है मोबाइल से खींची नहीं होनी चाहिए और ना ही सिग्नेचर है मोबाइल की स्क्रीन पे करके आपको अपलोड करना है। और फोटो का जो बैकग्राउंड है या तो वो व्हाइट कलर का हो सकता है या फिर हल्के रंग का हो सकता है, व्हाइट या फिर हल्के रंग का। ध्यान रखना, अगर आप फोटो से इस प्रकार की फोटो खींचते हो ना, ऐसे क्लिप बना के, ठीक है ना, चलो यार मैं ये भेज दी मित्र वालों को या फिर मैंने फोटो खींच ली, नहीं नहीं नहीं, आपको जो ये अपनी फोटो स्टूडियो ने वहां से जो प्रिंटिंग मशीन होती है उससे ही वो प्रिंट होनी चाहिए, फिर आपको वो स्कैन करनी है। और इसी हिसाब से आपके जो सिग्नेचर हैं, हस्ताक्षर हैं, वो आपको स्कैन करवाने हैं। मोबाइल वाले जो सिग्नेचर हैं भैया उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए भैया, ये तो रही कुछ खास बातें, शायद आप समझ गए होंगे। और अब यहां पे कुछ और खास बातें मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब पेपर को लेके बात है वो बताता हूं कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। तो भैया ये टोटल जो एग्जाम है वो 300 नंबर की होने वाली है, एक ही पेपर होगा। और यहां पे टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे, 150 होंगे। कहने का मतलब एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये मत समझना, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग से मतलब ही है या तो आप गलत उत्तर करते हो या फिर काट छाट करते हो, एक ही क्वेश्चन के 2 उत्तर देते हो तो इसको भी नेगेटिव वो समझा जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए सिलेबस के अंक विभाजन की बात करते हैं। यहां पर केवल अंकों की गणना मैं आपको बता रहा हूं, पूरा सिलेबस नहीं बताऊंगा। पूरा जो सिलेबस है हमारा जो दूसरा YouTube चैनल है ज्ञान कामना, वहां पर डिटेल से जानकारी दी गई है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पे सिलेबस की बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। अब तक जितनी भी बातें मैंने बताई ये दोनों ही लेवल के लिए थी। अब यहां पे सिलेबस के अंदर थोड़ा सा यहां पे चेंज होने वाला लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो देखिए यहां पे सिलेबस की बात करें, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है पूछा जाएगा। तो यहां पे लेवल 1 के लिए 100 अंकों का ये जो भाग है वो आने वाला है और लेवल 2 के लिए 80 का अंकों का ये भाग आने वाला है। अब यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जब भी मैं यहाँ पे अंक बोलूं, जैसे मैंने यहाँ पे लेवल 1 के लिए 100 अंक बोले, तो इसका मतलब है इसके आधे क्वेश्चन यानी 100 में यानी 50 क्वेश्चन है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान के आने वाले हैं। और लेवल 2 के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन आने वाले। तो बार बार मैं क्वेश्चनों की संख्या नहीं बोलूंगा, केवल टोटल अंक बोलूंगा, तो उसका आधा आप अपने आप वो कर लेना। ठीक है, अगर अपने यहां पे राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें, क्योंकि सिलेबस में राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो भी पूछा जाएगा, तो यहां पे लेवल 1 के लिए 80 अंकों का होगा और लेवल 2 के लिए 50 अंकों का होगा। यानी सामान्य ज्ञान के लेवल 2 के लिए 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर अपने यहां पे देखिए विद्यालय विषय ज्ञान की बात करें, विद्यालय विषय मुख्य सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हो, जिस विषय के लिए कर रहे हो, तो भैया यहां पे लेवल 2 के लिए 120 क्वेश्चन है, सॉरी 120 अंकों का ये भाग है वो होने वाला है, पेपर होने वाला। टोटल तो 300 का ही होगा, लेकिन यहां पे मुख्य जो विषय वो 120 अंकों का होगा, जिसके अंदर आपके जैसे आप हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हो, अंग्रेजी के लिए, संस्कृत, सिंधी भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित वगैरह वगैरह, कुल मिला के बात है 120 अंकों का होने वाला, यानी 60 क्वेश्चन आने वाले। अगर लेवल 1 की बात करें, अब मैं यहाँ पे लेवल 1 की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए सभी विषय आएंगे और प्रत्येक विषय से, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, प्रत्येक के विषय के 10 अंक होंगे, 10 अंक कुल मिला के सभी विषयों के यहाँ पे 50 अंकों की ये परीक्षा वो होने वाली है। अगर अपने यहाँ पे शैक्षणिक रीति की बात करें, क्योंकि भाषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, यानी शिक्षण विधियों की बात करें, तो यहाँ पे देखिए लेवल 2 के 120 अंक होंगे और लेवल 1 के यहाँ पे 8 होंगे। 8 का मतलब प्रत्येक विषय की जो शिक्षण विधियां हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, प्रत्येक के 8 अंकों की यहाँ पे शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, यानी 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए प्रत्येक विषय की बात कर रहा हूं, टोटल मिला के अलग बात है। अगर अपन यहाँ पे मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की बात करें,
तो साइकोलॉजी के लिए लेवल 2 के लिए 20 अंक हैं और लेवल 1 के लिए भी 20 अंक हैं। और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, नॉर्मली जिसे अपन कंप्यूटर बोलते हैं, तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पे लेवल 2 के लिए 10 अंक हैं और लेवल 1 के लिए भी 10 अंक हैं। तो इस प्रकार से तो ये पेपर का पैटर्न है वो रहने वाला है। चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, और सबसे पहले लेवल 1 की बात करते हैं कि लेवल 1 के लिए आपके पास वो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली बात है कि लेवल 1 के लिए कक्षा 12वीं पास होना था जरूरी है, इसके समकक्ष है वो भी हो सकता है, लेकिन 12वीं के साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा है 50% के साथ, तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा एनसीटी का 2 वर्षीय डिप्लोमा है 45% के साथ, तो आप इसके लिए मान्य हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए बीएलडी 4 वर्षीय है, तो भी आप यहाँ पे इसके लिए पात्र हैं, लेकिन 50% होना अनिवार्य है। और इसके अलावा कोई स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा है, तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे लेवल 2 के लिए। अगर दोस्तों अपन लेवल 2 के क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए लेवल 2 के लिए स्नातक होना तो सबके लिए कंपलसरी है, और जिस भी विषय के लिए आप आवेदन करने जा रहे हो तो स्नातक में वो ऑप्शनल होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए एडिशनल सब्जेक्ट का लफड़ा चल रहा है, तो इसको लेके आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप आवेदन कर देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ यानी स्नातक के साथ साथ बीएड होना भी जरूरी है। और यहाँ पे देखिए स्नातक के साथ 2 वर्षीय अगर डिप्लोमा है तो वो काम चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1 वर्षीय बीएड है तो भी काम चल जाएगा, और 4 वर्षीय बीएड है तो भी काम चल जाएगा। स्नातक के साथ बीएड होना जरूरी है, चाहे वो डिप्लोमा है या फिर बीएड है, वो किसी भी नाम से क्यों नहीं जाने जा रही हो, ठीक है। जैसे लेवल 1 की बात करें, कई बार फिलहाल अपन इसको डीएलडी बोल रहे हैं, बीएसटीसी बोला करते थे, एसटीएससी बोला करते थे, जेबीटी बोला करते थे, तो किसी भी नाम से जाने जा रहे हो, लेकिन 2 वर्षीय डिप्लोमा और बीएड है वो होना जरूरी है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अलग अलग। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चलते चलते एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो साथी लेवल 2 में हैं, जिन्होंने रिट क्वालिफिकेशन लेवल 2 से किया है, तो वो लेवल 1 के लिए आवेदन नहीं कर सकते, और लेवल 1 वाले हैं वो 2 के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए भैया, अगर आप कोचिंग पे डिपेंड हो तो भैया आज से बंद कर देना। बहुत अच्छी जानकारी आपको बता रहा हूं। देखिए कोचिंग के दौरान, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर आप ऑफलाइन जाके वो ले, देखो ऑफलाइन में थोड़ी सी यहाँ पे सहूलियत होती है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप कोचिंग ले रहे हो वीडियो देख के, क्योंकि आपको एक चीज जानने के लिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे है वो खराब करने पड़ते हैं एक छोटी सी जानकारी के लिए। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे तो भैया उससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। अब मैं यहाँ पे किसी कोचिंग का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। क्योंकि अगर ऐसा होता अगर कोई कोचिंग सिलेक्शन देती, तो भैया कोचिंग में तो 1000 1500 2000 3000 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो सबका ही सिलेक्शन आज तक है वो हो जाता। सोच रहे हैं ना आप? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे साथी जो लगातार 5-5 साल से कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करने वालों का नंबर है वो नहीं आता है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं भैया उनका नंबर आ जाता है। आपके पास काफी सारी बुक पड़ी हुई हैं, वैसे गूगल बाबा है, आप सर्च कीजिएगा, काफी सारी आपको पीडीएफ फाइल हैं वो सब्जेक्ट की मिल जाती हैं, शॉप से भी आप बुक है वो खरीद के लेके आ सकते हो। लेकिन भैया सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। बस लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा, वीडियो तो भैया तकरीबन काफी लंबी है वो बन गई है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। और इनके अलावा भी भैया अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में अपन विचार विमर्श वो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना वो मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर देना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे चलते चलते फिर से मेरे एक बात है वो याद आ गई कि आपको ये जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों या तो आप जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जोधपुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। होम पेज भी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जॉब का एक पेज बना हुआ है, वहां पर भी टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी, सिलेबस है, विज्ञप्ति वगैरह वगैरह, तो वहां से भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।